नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। और अगर हकीकत बात करें तो सब लोग समस्याओं में ही जूझ रहे होते हैं, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि समस्या को ध्यान ही मत दीजिए। और अगर समस्या को देखिएगा नहीं तो फिर वो समस्या दिखाई नहीं देगा। नहीं तो अगर अभी बैठ कर सोचने लगिएगा ना तो लाखों समस्याएं निकल के आ जाएंगी। तो समस्या को सोचिए ही मत, ठीक है। समाधान को सोचिए और अपना काम करते जाइए। अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर काम करते जाइए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, आगे पीछे होते रहेगा, ठीक है। तो आपका ज्योमेट्री का क्लास स्टार्ट हो चुका है। पिछला लेक्चर आप कंप्लीट कर लिए होंगे। प्रॉपर नोट्स बनाना है, उसमें हमने बताया भी है कि कैसे पढ़ना है, ज्योमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी पहला लेक्चर में हमने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आप वहां से नोट्स बना करके आज सेकंड लेक्चर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आ जाइए, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेली 11:15 पे आपको ये लेक्चर मिलता है। डेली कंप्लीट कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको पढ़ के कितना मजा आ रहा है। रिकॉर्डेड में हमने इसीलिए किया है ताकि एडवांस बहुत लोगों का वीक होता है, लाइव में नोट्स प्रॉपर नहीं बना पाएंगे, चीजों को बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। रिकॉर्डेड में एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर से दोबारा से सुन लीजिए, फिर से अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लीजिए। तो इससे आपका बेनिफिट होगा कि हर चीज क्लियर होते जाएगा। लाइव में होता है आगे इंसान पढ़ाते जाता है, आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए आपको फिर से वीडियो को देखना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा चीज है कि आपको पीएनजी मतलब कि क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलता है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी और भी क्लासेस हैं, जैसे रीजनिंग का हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, तो वो आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का। बाकी आपका डाउट के लिए डाउट ग्रुप है, जो कि टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, तो वहां से भी आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे आ जाइए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ हम बता दें कि मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट जो शुरू हो चुका है, मंडे टू फ्राइडे चलता है। 8:15 पे क्लास स्टार्ट हो जाता है, लाइव क्लास रहता है, आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट मैथ प्रो लेवल, जिसका क्लास आप कर रहे हैं अभी, एडवांस मैथ में मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो मिलेगा। 11:15 पे आपको वीडियो मिल जाएगा और रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। और ये जो चलेगा वो दौर राहुल राज यूट्यूब चैनल पे चलेगा, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यार भरा कमेंट हमारी पूरी टीम को मोटिवेट कर देती है। क्योंकि आपको भी पता है कि क्लास आपके सामने लाने में बहुत सारे लोगों का काम होता है, वीडियो एडिट करना, स्लाइड बनाना, टाइप करना, हमारा पढ़ाना, बहुत सारे लोगों का काम होता है, तो आपका जरूर बनता है। अगला बात कर लें यहाँ पे कंप्लीट मैथ प्रो लेवल का ही, जिसमें अर्थमेटिक का क्लास चलता है आपका मंडे टू फ्राइडे। 8:15 पे आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। क्लास जो रहता है लाइव रहता है, और ये भी आपका दौर राहुल राज यूट्यूब चैनल पे चलता है, इसको भी आप करें। यहाँ से आपका अर्थमेटिक कंप्लीट, उधर मैथ एडवांस कंप्लीट, मॉक टेस्ट में आपका प्रैक्टिस और रिवीजन, और साथ में रीजनिंग के लिए आपको, रीजनिंग जो है आपका कंप्लीट रीजनिंग का जो टाइम है वो मंडे टू फ्राइडे है। 10:15 पे रात में इसका वीडियो मिलता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है, और इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका क्लास चलता है। जो भी क्लासेस आपको मिल रहा है, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, सब नया मिल रहा है, पुराना कोई भी लेक्चर आपको नहीं दिया जा रहा है, सब नया रिकॉर्ड करके आपको दिया जाता है। तो आप प्रॉपर पढ़ाई करें। रिकॉर्डेड देने का, रीजनिंग का रिकॉर्डेड इसलिए दिया जा रहा है कि जो नोट्स बनाएंगे वो अपना प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, और साथ में जो अपना पढ़ चुके हैं उनको केवल रिवीजन करना है, तो 2x पे रिवीजन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्योमेट्री स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें हमने बता दिया। लाइन एंड एंगल से पहले पॉइंट के बारे में, पॉइंट एक 0 डायमेंशन फिगर है जिसमें कोई भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। उसके बाद हमने बात किया लाइन का, तो लाइन जो है आपका सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसमें बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय होता है, उसको हम रेखा कहते हैं, जिसमें केवल एक बीमो होती है, लंबाई। उसके बाद हमने बात की लाइन सेगमेंट का, रेखाखंड का, जिसका दोनों एंड पॉइंट होता है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। रेखाखंड जो होता है फिक्स होता है, अब इसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद हमने बात किया रे का, किरण के बारे में, ठीक है, किरण के बारे में, जिसको आप पहले से परिचित है। तो यहाँ पे आपको किरण के बारे में बताया गया कि इसका एक पॉइंट है, बाकी इधर बोर्ड फाड़ के आगे निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो किरण निकल जाएगा। तो चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद हमने बताया आपको परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर मतलब होता है दो रेखा अगर परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और परपेंडिकुलर का जो साइन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद हमने आपको आगे क्या बताया, तो उसके बाद कोण के बारे में बताया
कि कोण जो होता है दो रेखाओं के इंक्लिनेशन को बताता है, झुकाव को बताता है कि कितना झुका हुआ है। उसके बाद हमने बताया आपको कि जो दोनों भुजा से कोण बन रहा है इसको कोण का भुजा बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे आपका कोण बन रहा है उसको शीर्ष बोलते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, क्योंकि जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने बताया एक्यूट एंगल, क्यूट एंगल जो कि 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होगा उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। उसके बाद हमने आपको बात किया राइट एंगल, जिसका माप 90 डिग्री हो जिस कोण का उसको राइट एंगल बोलेंगे। उसके बाद हमने बात किया ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि अधिक कोण, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसको अधिक कोण बोलेंगे। उसके बाद हमने बात किया स्ट्रेट एंगल, मतलब कि सीधा कोण या रिजु कोण भी बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं, मतलब 90 से ज्यादा और 180 डिग्री का कोण। ऑब्ट्यूस एंगल आपका 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है, लेकिन स्ट्रेट एंगल जो होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है। उसके बाद हमने बात की रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि बृहत कोण जो कि 180 से ज्यादा और 360 से कम होगा। फिर हमने बात किया कंप्लीट एंगल, मतलब कि 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब जो अभी पढ़ाया हमने ये आपका पीछे का रिवीजन करवा दिया, आप भी एक बार किए होंगे, हमने भी एक बार करवा दिया, मतलब हर एक एक पॉइंट को आपके दिलों और दिमाग में जैसे वो याद है ना वैसे ही इसको भी डाल देना है, तो उसको भूल जाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो आज आपका सेकंड डे है ज्योमेट्री का। अब यहाँ से आ जाइए एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर का अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने देखा कि एंगल कुछ इस प्रकार से बनता है, ए बी सी है, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर नाम से ही आपको पता चल रहा है कोण समद्विभाजक। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कोण समद्विभाजक का अगर आप बात करते हैं तो अगर इसको हम यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर जब होगा तो ई वाला जो कोण हो जाएगा ई भी थीटा होगा और ई वाला कोण जो होगा ई भी थीटा होगा। मतलब कोण समद्विभाजक का काम क्या है? कोण समद्विभाजक का काम है कि किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांट देना। कोण समद्विभाजक किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। बात समझ में आ गया? कोण समद्विभाजक क्या करेगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट पे आइएगा, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच बने कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे आंतरिक कोण और बाह्य कोण क्या होता है, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि एक कोण हमने बनाया, यहाँ पे एक कोण हमने बनाया, इस कोण को हमने लिया, ठीक है। अब ई अगर आंतरिक कोण है, ई क्या है? अगर आंतरिक कोण है, ई जो है इंटीरियर एंगल है, अगर आपका आंतरिक कोण है, ई अगर आंतरिक कोण है, क्या है? आंतरिक कोण है, तो फिर आपको ध्यान रखना हो कि यहीं पे जब ई वाला कोण क्या हो जाएगा, ई आपका बाह्य कोण हो जाएगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ई आपका बाह्य कोण हो जाएगा, ई आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इधर वाला आंतरिक कोण है तो ई वाला बाह्य कोण हो जाएगा। अगर इसी फिगर को सेम हम ले ले और जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ कर दे, अब यहाँ पे हम ई वाला बोल रहे हैं कि आंतरिक कोण है, ई क्या है? अगर ई आंतरिक कोण है, ई आंतरिक कोण है आपका, तो फिर आपका इधर वाला जो कोण हो जाएगा वो आपका बाह्य कोण हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अब ई समझ में आ गया आपको कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण क्या होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि आंतरिक कोण समद्विभाजक तथा बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच बने कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, अब हम यहाँ पे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, जैसे ही हमने कोण बनाया यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर ई कोण बन रहा है, क्या बन रहा है? ई कोण बन रहा है, ठीक है, ई कोण बना। अब यहाँ पे जो है आपका इसका समद्विभाजक हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका समद्विभाजक हमने ड्रॉ कर दिया। अब अगर ये आंतरिक कोण है तो इधर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? बाह्य कोण बनेगा, बनेगा ना। इधर जो कोण बनेगा वो आपका बाह्य कोण बनेगा। अब हम यहाँ पे अगर इसका समद्विभाजक हमने ड्रॉ कर दिया, ये किसका? बाह्य कोण का समद्विभाजक हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मान लेते हैं यहाँ पे हम कि जो था हमारा आंतरिक कोण जो था
ई वाला आंतरिक कोण जो था 60 डिग्री का था। कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का था। मान लिया हम, तो ये 60 डिग्री का होगा तो ई 30 का हो जाएगा और ई 30 का हो जाएगा ना, बांट दिया गया। अब आपको हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो होता है इस पॉइंट पे स्ट्रेट एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो जब ई वाला कोण आपका 60 डिग्री है, यहां से यहां तक 60 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ है ये कितना होगा? 120 होगा ना, 120 होगा। और ई वाला लाइन क्या किया? इसको दो बराबर भागों में बांटा है। तो जब दो बराबर भागों में बांटा है तो 60-60 का हो जाएगा। 60-60 का होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर जी। तो जब ये 60-60 का हो गया तो अब यहाँ पे आपको सीखना क्या है, कुछ पॉइंट क्या है, ये पूछ देता है आंतरिक कोण समद्विभाजक तथा बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। मतलब आंतरिक कोण समद्विभाजक कौन सा है? ई है आंतरिक कोण समद्विभाजक, और बाह्य कोण समद्विभाजक ई है। इसके बीच का कोण तो आप खुद बता दे कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है या नहीं है? तो यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है? वहां पे बना के नहीं देखना है, वहां पे आपको याद होना चाहिए कि आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच बना कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा हमेशा। आप ये भी चीज यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं थीटा थीटा, अगर आंतरिक कोण समद्विभाजक है तो थीटा थीटा हो जाएगा। तो अगर इसको आप जोड़ इधर वाला देखेंगे तो अगर ई थीटा 2 थीटा है तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। 180 माइनस 2 थीटा को अगर आप बांट देंगे तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा में थीटा को ऐड करेंगे तो आपका 90 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से भी आप वेरिएबल भी को भी लेके देखेंगे, थीटा को भी हमने लेके देखा तो क्या आया? आंतरिक कोण और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री आया। या फिर हमने कोई भी मान ले लिया, यहाँ पे हमने 120 60 लिया था, आप 80 ले सकते हैं, 80 लीजिएगा ये 40-40 हो जाएगा। जब इधर वाला 80 होगा तो इधर वाला आपका 100 होगा, इधर वाला 40-40 हुआ तो इधर वाला 50-50 हो जाएगा, फिर आपका 50 और 40 मिलकर 90 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सब जो भी चीजें प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, केवल आपको याद नहीं करना है, चीजों को समझते हुए चलना है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका रिलेशन बिटवीन एंगल। तो रिलेशन बिटवीन एंगल, अब ई जो आज का जो आपका क्लास है इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये डायरेक्ट पूछ देता है कि आंतरिक कोण समद्विभाजक तथा बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच बने कोण कितने डिग्री का होगा, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा पूछता है, सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा पूछता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब संपूरक कोण। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फा और बीटा है, क्या है? अल्फा और बीटा है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात करेंगे तो अल्फा बीटा क्या है? 90 डिग्री है। यदि दो कोणों का मान, दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है? यदि दो कोणों के योग का मान कितना है? 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो एक दूसरे का पूरक कोण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एगो कोण दे दिया 40 डिग्री का, 40 डिग्री का पूरक कोण बताएं। तो किसी का भी अगर हमको पूरक कोण बताना है, जैसे 40 डिग्री का पूरक कोण बताना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 90 में से हम 40 को घटा देंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। क्या आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बोल दिए कि 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए, पूरक कोण कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे? तो 90 में से 60 को घटा दोगे, 90 माइनस 60 मतलब कि 30 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर यही चीज पूछ देता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो फिर 90 में से 30 को घटा लोगे, 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा कोण है जो अपने पूरक कोण के बराबर होगा, वह कौन सा कोण है जो अपने पूरक कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप 45 डिग्री का पूरक कोण निकालते हैं, 45 डिग्री का पूरक कोण अगर आप निकालते हैं, पूरक कोण, तो 45 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है? 90 माइनस 45 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे 45 है और ये भी क्या निकल के आया? 45 आया। तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है और दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर होता है। तो 45 डिग्री जो है वो अपने पूरक कोण के बराबर होता है। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे
तो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समपूरक कोण हो जाएगा। अब समपूरक कोण का बात करें तो जिन दो कोणों के का योग 180 डिग्री होगा उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे कि अगर अल्फा और बीटा एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। यहां से अगर हम बात कर लें, मान लेते हैं कि यहाँ पे बात कर दिए 130 डिग्री का संपूरक कोण, 130 डिग्री का संपूरक कोण बताया जाए, संपूरक कोण। तो 130 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 हो जाएगा, मतलब कि 50 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया कि 50 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 50 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक कोण कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे 180 माइनस का 50 करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से आपसे पूछ दे कि 120 डिग्री का संपूरक कोण बताओ, 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा छोटा सा बायत याद रखिए, किसी का भी संपूरक कोण निकालना उसको 180 में से घटा दीजिए, आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रहेगा कि किसी का भी अगर संपूरक कोण निकालना है तो उसको 180 में से घटा देंगे, किसी का भी अगर पूरक कोण निकालना है तो उसको 90 में से घटा देंगे। और बाकी पूरक कोण में क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है वो एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री है वो एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। बात समझ में आ रहा है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि वह कोण बताओ जो अपने संपूरक कोण के बराबर होगा, इसको याद रखना है। वह कोण बताओ, निम्न में से वह कोण कौन सा है जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो आपको याद रखना है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि 90 डिग्री का अगर संपूरक कोण आप निकालते हैं, 90 डिग्री का संपूरक कोण, 90 डिग्री का संपूरक कोण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 कर देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। और 90 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो यहां से आपको इस चीज को याद रखना है कि एक दूसरे का ही क्या है, बराबर है, और एक दूसरे का संपूरक कोण है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना पड़ता है कि पूछ देगा कि एक कोण है जो कि अपने संपूरक कोण के बराबर है, तो संपूरक कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, 90 डिग्री एक दूसरे के बराबर होगा और दोनों एक दूसरे का संपूरक कोण होगा। बात समझ में आ गया। तो आपको दो तीन चीजें बताएं, यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया, सप्लीमेंट्री एंगल बताया, आपको बताया एंगल बाइसेक्टर, उसमें हमने आपको बताया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाइए, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब बगल के कोण को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे अगर इसमें हम बात करें कि इसका एडजेसेंट एंगल, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी है और ECD है। तो यहाँ पे आपको दो कोण दिख रहा होगा, एगो ई वाला दिख रहा है और एगो ई वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे एंगल ACD, हमने क्या बोला है, एंगल का नाम लिखते समय जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना है। और यहाँ पे एगो एंगल बन रहा है एंगल BCD, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट मतलब बगल का होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। बात समझ में आया, यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही तनिक भी परेशानी होगी, ठीक है। आगे बढ़े ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एडजेसेंट एंगल छोटा सा पॉइंट है जो एक दूसरे के बगल का कोण एडजेसेंट एंगल कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट पे आ जाइए। अगला पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन सबसे अब क्वेश्चंस बनेंगे, ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा, नहीं तो आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगा। तो अगला पॉइंट आपका बना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये एक कोण जो है, अगर ये थीटा बन रहा है तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, थीटा का होगा, ठीक है। अगर ई वाला कोण हमारा अल्फा है, क्या है, अगर ई वाला कोण अल्फा है तो ई वाला कोण भी कितना होगा, अल्फा होगा। बात समझ में आया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन है,
तो यहाँ से ई दोनों एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण है, और यहाँ पे ई दोनों भी एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे बराबर होता है। तो जैसे हमने ले लिया कि यहाँ पे हमने बोला आपको कि थीटा है, मान लेते हैं ये वाला एक एंगल थीटा मान लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे इस रेखा को हमने ले लिया सी डी को, किसको लिया, सी डी को। सी डी पे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये यहाँ पे ओ है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ओ और ए। तो यहाँ पे किसको, इसको क्या लिया है हमने, थीटा लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो यहाँ पे आपका ये निकल के आ गया 180 माइनस थीटा, आ गया ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब ई वाला लाइन हमने लिया ए बी को, किसको लिया, ए बी को, और यहाँ पे डी ओ है, क्या है, डी और ओ है, डी और ओ, डी ओ है। तो ई वाला एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है, मतलब ई वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो ई वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा, ई वाला एंगल कितना आएगा, नीचे वाला। तो ई वाला एंगल, दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, मतलब 180 में से इसको घटा देंगे तो ई वाला एंगल निकल जाएगा। तो 180 में से 180 माइनस थीटा घटाएगा, कितना बचेगा, थीटा बचेगा। तो यहाँ पे आपका थीटा आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे फिर से क्या आ गया, थीटा आ गया, आ गया ना। तो एक दूसरे के बराबर आ गया। अब फिर अगर आप देखेंगे कि हमने ले लिया सी डी को, किसको लिया, सी डी लाइन को, ये सी डी लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया ओ बी है, क्या है, ओ बी है। अभी ई कितना है, थीटा है, तो ई कितना होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा, होगा ना। तो मतलब कि निकल के आ गया 180 माइनस थीटा। आप देख पा रहे हैं आपका बराबर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हर चीज आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते चल रहे हैं, बशर्ते कि आपको कुछ चीजें हैं जो कि याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में है आप, और compete करने के लिए आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आप अलग अलग निकाल निकाल के प्रूफ नहीं करते चलना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि यहाँ तक सब मजा आ रहा है, सारा चीज समझ में आ रहा है, जिससे आज तक डर लग रहा था अब क्लियर हो रहा है। आगे अगला लेक्चर में आपका क्वेश्चन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन, अब 2-3 लेक्चर तक आगे आपका क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। देखेंगे आप सब, इसी से सबसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, यही सब का यूज करेंगे। जैसे हमने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, फिर आपका एंगल बाइसेक्टर के बारे में, तो इन सब का यूज करके हम लोग परपेंडिकुलर के बारे में, इन सब का यूज करके आगे क्वेश्चन करना है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए। अगला पॉइंट आता है आपका पैरेलल लाइन। क्या आता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब होता है समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस आर टू लाइंस दैट आर ऑलवेज एट सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर टच। दो रेखाएं, वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम समझाएंगे, पहले समांतर रेखा किसको कहेंगे। तो जैसे ये दो रेखा है, ठीक है। अब पहले तो ये बताइए कि इनके बीच की दूरी हम किसको कहते हैं। जैसे यहां से मान लेते हैं कि रेखा एल है और ये रेखा एम है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे प्यारे लाल ना, तो देखो यहाँ से एगो डिस्टेंस ई है, ठीक है, एगो डिस्टेंस तुम्हारा ई भी है, एगो डिस्टेंस ई भी है, और एगो डिस्टेंस ई भी है, ठीक है। चारों अलग अलग साइज का है ना। अभी और भी डिस्टेंस बना सकते हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक का ई भी इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि इसमें से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हम किसको लेते हैं। तो जब भी दो रेखाओं के बीच की दूरी लेना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमेशा बराबर होगा। कहीं पे भी ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही बराबर होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इंक्लाइन करते हो, थोड़ा सा भी झुकाते हो, तो अलग अलग हो जाएगा। ये सब अलग अलग होते जा रहा है। तो अगर कभी भी आपसे बोला जा रहा है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी लेना है, मतलब कि दो रेखाओं के बीच की दूरी मतलब लंबवत दूरी का बात किया जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है। बात समझ में आ गया, बढ़े आगे। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। चलिए आगे आ जाइए। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि पैरेलल
पैरेलल लाइंस आर टू लाइंस दैट आर ऑलवेज एट सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर टच, जो कि एक दूसरे को कभी टच नहीं करती हैं। दीज टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो दो रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। समांतर रेखाएं वो रेखाएं जो हमेशा समान दूरी पर रहती हैं और कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं तथा एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों, एक रेखा एल है और एक रेखा एम है। अब आप इसको इधर की तरह भी बढ़ा लीजिए सीधा और इसको इधर की तरह भी बढ़ा लीजिए, ये कहीं एक दूसरे को टच नहीं करेगा। चाहे इधर कहीं पे भी आप बढ़ा लीजिए एक दूसरे को, कहीं एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो ये रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर रेखा हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप जैसे झुका देते हैं, ये दोनों अभी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, लेकिन ये रेखा समानांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस जो है अलग अलग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देखेंगे तो अलग अलग है। और दूसरा बात कि अगर इसको थोड़ा सा भी आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को काट देगा, लेकिन इस केस में दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो इस बात को याद रखना है। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, नहीं तनिक भी परेशानी होगी। तो अगला पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है आपका कि जब एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करें, काट दे, तो जैसे कि दो को समानांतर रेखा हमने ड्रॉ किया और इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। इसका यूज बहुत ज्यादा है, आज भी बताएंगे, अगले क्लास में भी बताएंगे, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसका यूज आगे पूरे ज्योमेट्री में कहीं पे भी होते रहता है, तो इसलिए इसको याद रखना होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जब भी हम बात करेंगे, तो जैसे हम मान लेते हैं कि वाला एंगल आपका 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं। इधर लिखा हुआ उसी हिसाब से बनाया जाए, 1 मिनट, उसी हिसाब से बनाते हैं ताकि जो लिखा हुआ है वो आपका नोट होते चले। जैसे यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 हम ले रहे हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे पहचानते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का अगर हम बात करते हैं तो ये वाला लाइन है ना, ई वाला लाइन है और ई वाला लाइन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई वाला लाइन के ऊपर वाला लीजिए और ई वाला लाइन का भी ऊपर। तो ई वाला लाइन के ऊपर कौन कौन है, 1 है और 2 है, और ई वाला लाइन के ऊपर कौन कौन है, 5 और 6 है। तो कौन एक दूसरे का कोरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा एगो है बीच में, उसका इधर राइट और लेफ्ट है। तो अगर राइट का ले रहे हैं, किसका, राइट का, तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 5 आएगा, तो 1 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अगर तिर्यक रेखा की इधर वाला ले रहे हैं, तो इधर में क्या है, इस लाइन के ऊपर 2 है और इस लाइन के ऊपर 6 है, तो ये 2 और 6 क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। उसी प्रकार से ई वाला लाइन जो एल है और ई वाला लाइन जो एम है, इस लाइन के नीचे का बात कर रहे हैं, लाइन एल और एम दोनों के नीचे का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 है और यहाँ पे 7 और 8 है। फिर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के दाहिने और बाएं ले लीजिए, तो दाहिने का बात करेंगे तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो ये 4 और 8 जो होगा आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो ये 3 और 7 जो होगा ये आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संगत कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, नहीं तनिक भी परेशानी होगी। आगे बढ़े ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखेंगे अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण पीछे भी हमने बताया, यहाँ पे भी आपको पढ़ना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पे लाइन एल है और ये एम है, और फिर तिर्यक रेखा जैसे पीछे हमने बताया, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया था, तो यहाँ पे हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बात करें
तो ई वाला लाइन देखिए और ई वाला लाइन, तो ई वाला वर्टिकली, ई दोनों एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट है, तो 1 और 3 वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 और 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? ई वाला लाइन देखेंगे फिर से आप, ई वाला लाइन तो ई 2 है और ई 4 है ना, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी प्रकार से नीचे वाला देखेंगे तो ई वाला लाइन अगर आप देखते हैं, कौन वाला लाइन, ई वाला लाइन, ई वाला और ई वाला, तो यहाँ पे आपका 5 है और 7 है, तो ये 5 और 7 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी प्रकार से 6 है और ये 8 है, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपका शीर्षा विमुख कोण है। तो ये जो पेड़ आपको दिख रहा है 1 3 का, 2 4 का, 5 7 का और 6 8 का, ये सब क्या है, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षा विमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण है। तो ये सब जो शीर्षा विमुख कोण का आपको जोड़ा दिख रहा है, ये सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बात समझ में आया? तो इस सारा चीज आज कॉपी पे राइट डाउन कर लिया अच्छे से। अब इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए आज। अभी इसमें और भी पढ़ना है, ठीक है, पैरेलल लाइन में, लेकिन एक ही दिन हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे संगत कोण का हमने इतना जोड़ा दिया, फिर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल का इतना जोड़ा दे दिए, फिर यहीं पे अगर हम आपको संगत एकांतर कोण का अगर दे दे, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, और फिर हम आपको दे दे एकांतर कोण का, तो बहुत सारा हो जाता है, खिचड़ी पक जाता है। तो 2 को हमने दे दिया है और 2 को हमने अपने पास रख लिया है, ये आपको कल देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से आज रिवीजन कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। और पढ़ के कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लाइव क्लास हम नहीं ले रहे हैं, आपके चलते रिकॉर्ड करके अच्छे से दे रहे हैं, ताकि कम समय में आपका ज्यादा बेहतरीन पढ़ाई हो और बेहतर हो। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आया तो वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे और दिक्कत हो रहा है। और एक बार में समझ में ना आए तो बस यही रिक्वेस्ट है कि 2 बार 4 बार 5 बार देखिएगा। एक बार वीडियो को अच्छे से देख के नोट्स बना लीजिए, उसके बाद 2x पे देख लीजिए, 1.5x पे देख लीजिए, फास्ट करके 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको मजा आए। और मजा तब आएगा जब प्रॉपर समझ में आने लगेगा, और प्रॉपर समझ में तब आएगा जब आप इसको टाइम देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू। और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छे से शेयर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए कि अब मैथ और रीजनिंग के लिए पैसा बर्बाद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलो भाई, राहुल सर फ्री में पढ़ा रहे हैं और भी बेहतरीन पढ़ा रहे हैं।